हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज प्लानिंग। ऑलरेडी हम लोग प्लानिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लानिंग के ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2024-25 में जाकर देख सकते हैं। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्लानिंग वाले चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग की प्रोसेस का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ केस स्टडी। बहुत बार 6 मार्क्स के अंदर हमारे पास प्लानिंग की प्रोसेस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिली है। सो मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आज प्लानिंग की प्रोसेस से आप लोग इस बुक की सबसे पहली प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो। और बच्चे, एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप प्रोसेस पढ़ेंगे, चाहे वो आप किसी भी फंक्शन की प्रोसेस पढ़े, हमेशा प्रोसेस को लिखना होता है सीरियल वाइज, यानी कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस करना होगा मेंटेन। जैसे कि अब तक हम फीचर्स पढ़ रहे थे, लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम उनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे तो प्रोसेस के सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ही उसको लिखना होगा। ठीक है। सो बच्चे, प्लानिंग की प्रोसेस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 7 स्टेप्स हैं। ठीक है। अब 7 स्टेप्स को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं पहले आपको इनके सबके नाम बता देती हूँ, उसके बाद में एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रोसेस को आपको समझाऊंगी। ठीक है। सो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। Step number 2 is developing premises. Step number 3 is identifying the alternative courses of action. Step number 4 is evaluating the alternatives. Step number 5 is selecting an alternative. Step number 6 is implementing the plan. And step number 7 is follow-up action. अब इन 7 steps को किस तरीके से प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो किसी एक गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नाम की कोई खास चीज नहीं थी। अपने गुजारे करने के लिए वो खेती बाड़ी का काम कर लिया करता था। खेती बाड़ी के काम से उसको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता था और उसके सपनों की जो उड़ान थी वो बहुत ही लंबी थी। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसका एक और सपना था, कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेना और वहां से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जीत कर लेकर आना, जिसके लिए काफी सालों से वो कड़ी मेहनत कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका एक लक्ष्य दिखा कि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, पर वो उस पैसे को कमाकर करना क्या चाहता था? उस पैसे को कमाकर वो बिजनेस में लगाना चाहता था। यानी कि उसका जो एक मुझे एम दिख रहा था वो ये था कि वो पैसा कमाकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। ठीक है जी। तो उसने बहुत कड़ी मेहनत करी और एक दिन उसका सिलेक्शन केबीसी में हो गया। आपको पता है ना, उनका एक प्रोसेस है कि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। तो इसी तरीके से उसका नंबर केबीसी में लग गया। अब एक दिन शंभू बैठकर ये सोच रहा था कि ठीक है, मैंने केबीसी में पार्ट भी ले लिया है, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, अब मुझे मुंबई जाना है फाइनल राउंड के लिए। तो पता नहीं मैं जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, पता नहीं मैं उस कुर्सी तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, हॉट सीट तक। और अगर मैं पहुंच भी गया तो ना जाने कितने पैसे में जीत कर ला पाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 10,000 रुपए लेकर ही घर पर आ जाऊं, या हो सकता है कि चलो लाख 2 लाख, या फिर जितना मैं सोच रहा हूं, क्या मैं उतने सवालों का जवाब दे पाऊंगा जो पैसा मुझे चाहिए एक बिजनेस चलाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस के बारे में शंभू जो है वो सोचने लगा। अब उसने सोचा कि यार ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, बिजनेस तो शुरू करना ही है। अब शंभू का नंबर लग गया उस केबीसी के अंदर और वो उस हॉट सीट पर भी जाकर बैठ गया और बहुत सारे सवालों के सही जवाब देने के बाद आखिरकार शंभू ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जीत ली थी, जो थी 50 लाख रुपए की। अब देखो, उसकी जो कड़ी मेहनत थी वो रंग लेकर आई और उसने 50 लाख रुपए की मनी वो जीतकर अपने घर ले आया। अब जब उसके पास पैसा आ ही चुका था तो अब उसे आगे कदम बढ़ाना था। जो उसका सपना था वो सपने को पूरा करना चाहता था। तो अब उसने ये बैठकर सोचा, क्योंकि पहले तो उसने सिर्फ इतना ही सोचा था कि पैसे जीत कर लेकर आने हैं और उससे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट कौन सा बिजनेस करना है इस चीज के बारे में शंभू ने सोचा ही नहीं था। तो अब वो बैठकर ये सोच रहा है कि पैसा तो मैंने कमा लिया है,
पर अब इस पैसे से कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। अब उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना था और अपने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसके सामने बहुत सारे रास्ते थे। अब उसे उन रास्तों में से किसी एक रास्तों को चुनना था। तो पहले तो उसने देखा कि किस चीज का बिजनेस किया जा सकता है। क्या मैं किसी फूड आइटम का बिजनेस करूं, या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करूं, या मैं कोई एक सर्विस बिजनेस स्टार्ट करूं। तो ऐसे कौन से बिजनेस में मैं एंटर करूं कि मैं यहाँ पर सक्सेस हासिल कर लूं। तो ऐसे में शंभू यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा था बहुत सारे रास्ते जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाले थे। रास्तों को जब उसने पहचान लिया तो उसके बाद उसने उन सभी रास्तों में से किसी एक को चुनना था। तो चुनने से पहले उसने सभी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखे कि अगर मैं फूड आइटम स्टार्ट करता हूं, यानी कि क्योंकि मैं खेती बाड़ी का काम तो करता ही आया हूं, तो ऐसे में मेरे पास रिसोर्सेस तो है, बट इसमें रिस्क कितना है और प्रॉफिट कितना है ये भी तो जानना है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे पूरा एक सेटअप चाहिए होगा, प्लांट, मशीनरी, मैन पावर, बहुत कुछ मुझे जरूरत पड़ेगी और ऐसे में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगने वाली है। और अगर मैं सर्विस सेक्टर की तरफ जाऊं तो अभी मेरी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है उस एरिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, पर इसमें बहुत ज्यादा फायदा भी है। तो ऐसे में शंभू इन तीनों ही रास्तों में से, क्योंकि उसे एक रास्ता चुनना था, तो सभी को इवैल्यूएट कर रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सोच रहा था कि कौन सा सही रहेगा। और 2 दिन तक इतना सोच विचार करने के बाद, पूरी स्टडी करने के बाद, पूरी रिसर्च करने के बाद वो एक रास्ते पर पहुंचा और उसने शुरुआत करी अपने फूड आइटम के बिजनेस के साथ ही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि यहाँ पर इस फूड आइटम के बिजनेस में ये मेरे लिए सुटेबल भी है, क्योंकि मैं बहुत पहले से खेतीबाड़ी करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है ये प्रॉफिटेबल भी रहेगा अगर मैंने इसको सही से चलाया, और इसमें रिस्क थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। तो उसने अपना एक रास्ता चुन लिया था और रास्ता चुनने के बाद तुरंत उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, यानी कि जो उसने सोचा था उस सोच को एक्शन में कन्वर्ट करना उसने शुरू किया। लेकिन शंभू का काम यही खत्म नहीं हुआ। शंभू हर थोड़े दिन बाद ये चेक करता था कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने अपना एक टारगेट रखा है कि यार मुझे सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं करना कि ठीक है मैंने पैसा लगाकर छोड़ दिया है। मुझे टाइम टू टाइम देखना है कि जैसा मैंने सोचा था क्या काम वैसा हो रहा है, कहीं कुछ बदलाव करने की तो जरूरत नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई रिसोर्स यहाँ पर लेकर आना हो और मुझे लोगों की जरूरत पड़े अपने साथ जुड़ने के लिए। तो वो टाइम टू टाइम चीजों को फॉलो अप करता रहता था। और एक दिन इसी तरीके से लगातार 4-5 साल तक काम करते करते शंभू ने अपना जो एक ड्रीम था कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का, वो ड्रीम, उसका वो ऑब्जेक्टिव हुआ पूरा। तो शंभू ने इतना सब कुछ सोचा, उसके बाद ही तो ये सब कुछ हुआ ना। और आपको पता है, इसी सब चीजों के बीच में शंभू ने फॉलो करी पूरी एक प्लानिंग प्रोसेस। तो ये जो हमने अभी अभी शंभू की कहानी सुनी, जिसके थ्रू हमने पूरी प्लानिंग प्रोसेस को समझा, अब देखिए कि किस तरीके से शंभू की कहानी के अंदर हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस छुपी हुई थी। देखो, सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोसेस का पॉइंट है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं या अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हैं, तो हमें जानना होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि शंभू का ऑब्जेक्टिव था टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था, ये उसका सपना था, जिसके लिए उसे कमाने थे 50 लाख रुपए। ठीक है, तो ये शंभू का ऑब्जेक्टिव था कि उसे 50 लाख रुपए कमाकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना था, क्योंकि वो अपना बिजनेस खोलना चाहता था। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके दैट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हासिल करना चाहता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि मुझे अपनी सेल्स 10% से इंक्रीज करनी है, so this is the objective of an organization, जहां पर हमें ये पता चल रहा है that the organization wants to increase its sales by 10%। बट हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो हमेशा एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलपिंग द प्रेमिसेस। बच्चे, प्रेमिसेस का मतलब होता है असम्पशंस, यानी कि यहाँ पर हम कुछ अनुमान लगाते हैं। अब जैसे कि जब शंभू का
जैसे कि अब शंभू का जब केबीसी में सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद वो सोच रहा था ना कि यार मैं वहां हॉट सीट तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं जितना पैसा चाहता हूं कमाना क्या मैं उतना पैसा कमा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में जब हम फ्यूचर्स के बारे में कुछ अजम्पशंस लगा रहे होते हैं रिलेटेड टू आवर ऑब्जेक्टिव, तो उसे बोलते हैं प्रेमिसेस। तो इसी तरीके से बिजनेसेस के अंदर भी जब हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हम भी बहुत सारे अजम्पशंस जो हैं वो फ्यूचर के बारे में बनाते हैं कि क्या हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और चाहते हैं क्या उस तरीके से कस्टमर रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, क्या रिसोर्सेस पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में अजम्पशंस हम लोग लगाते हैं। Developing premises means that these are the assumptions about what may happen in future। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट क्योंकि planning is always related to the future, तो यहाँ पर जस्ट हम assumptions लगा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम जो हासिल करने के लिए जा रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव पर चलते हुए फ्यूचर में क्या हो सकता है, उन सभी चीजों के बारे में जो हम assumptions बनाते हैं तो उसे बोलते हैं developing premises। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, रास्ते। या आप लिख सकते हो ये क्या है, रास्ते। मंजिल तक पहुंचने के रास्तों को हम यहाँ पर कोर्सेज ऑफ एक्शन कहते हैं। अब शंभू ने जब 50 लाख रुपए कमा लिए थे तो उसके बाद उसने उस 50 लाख रुपए को कौन से बिजनेस में लगाना है, उसके लिए उसने रास्तों को ढूंढना शुरू किया कि मैं फूड आइटम का बिजनेस स्टार्ट करूं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करूं, या फिर मैं सर्विस सेक्टर के अंदर जाऊं। तो यहाँ पर जब शंभू अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए रास्ते ढूंढ रहा था तो वो परफॉर्म कर रहा था आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का स्टेप। तो बिजनेस के अंदर भी हम फाइंड करते हैं वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अब हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया ना कि 10% से हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, बट वो इंक्रीज होगी कैसे, उसके लिए हमें देखने होंगे रास्ते कि हम हाईली एडवर्टाइज करके ये काम कर सकते हैं, हम कॉस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस करके ये काम कर सकते हैं, या हम प्रमोशनल स्कीम्स को लगा के ये काम कर सकते हैं, डोर टू डोर सेलिंग स्टार्ट करके ये काम कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, ये चीजें हमें सोचनी है, हमें आइडेंटिफाई करनी है, तो उसे बोला जाता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। उसके बाद इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएटिंग मींस, क्योंकि देखो आप सारे रास्तों को तो नहीं चुन सकते, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ठीक है ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कोर्सेज ऑफ एक्शंस को अगर भाई आपको नहीं भी याद रहता है तो देखो आप ऑप्शंस भी लिख सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शंस है, अब आपको उन ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, या हम कॉम्बिनेशंस भी कई बार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप कर रहे हो इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या करोगे, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव पॉइंट्स आप सर्च करोगे कि किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें नुकसान ज्यादा है। तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर रहे हो। तो इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, वे द प्रॉज एंड कॉन्स, यानी कि आप फाइंड आउट कर रहे हो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, किस ऑप्शन के पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिन जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है तो क्लास 11th में उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये एक टेक्निक होती है जो हमें ये बताती है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, ये हमें उसके अरेंजमेंट्स बताएगी, सिलेक्शन करने में हमें हेल्प करेगी, ठीक है। सो शंभू ने भी देखा था ना कि फूड आइटम्स में क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में लेबर ज्यादा लगेगी, सर्विस सेक्टर का उसको अभी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से वो भी जब ये सब चीजें सोच रहा था तो वो भी क्या कर रहा था, इवैल्यूएट कर रहा था। उसके बाद सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर शंभू ने सिलेक्ट कर लिया था फूड आइटम का बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो उसे लगा द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। फिजिबल का मतलब होता है सुटेबल, फिजिबल का मतलब क्या होता है, सुटेबल, यानी कि वो बिजनेस उसको लगा सबसे ज्यादा सुटेबल और ऐसा बिजनेस जिसमें उसको लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगा, विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जिसके नेगेटिव पॉइंट्स कम थे, पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा थे। तो यहाँ पर हम लोग भी यही करते हैं कि जब हमारे सामने भी ऑप्शंस थे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, तो हम भी वही वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे, वही ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा होगा और जो हमारे लिए सुटेबल होगा।
उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, विच मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। आप यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर रहे थे, अब आपको एक्शन स्टार्ट कर देना है, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपने सोचा है अब उस सोच को आपको काम में बदलना है, यानी कि अब आपको उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है। लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन, जहां पर शंभू बार बार जाकर ये चेक करता था कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। सो इट मीन्स टू सी whether the plans are being implemented and activities are performed as scheduled। तो यहाँ पे बार बार ये जाकर चेक करना कि जैसे आपने प्लान्स बनाए थे, जैसा आपने सोचा था, क्या सारा काम उसी तरीके से चल रहा है, क्या सारी एक्टिविटीज जैसे हमने स्केड्यूल किया था, जैसे हमने सोचा था वैसी परफॉर्म हो रही हैं, क्या प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गए हैं, कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मशीन सही से काम नहीं कर रही है तो उसकी रिपेयरिंग कराने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि लेबर कम पड़ रही है, कुछ और लेबर लगाने की जरूरत है। तो टाइम टू टाइम इस चीज को चेक करना, मॉनिटर करना, इसे बोला गया फॉलो अप एक्शन। तो ये थे हमारे 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले हम सेट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम अपने माइंड में कुछ अजम्पशंस लगाते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि क्या हो सकता है। फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ऑप्शंस ढूंढते हैं कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। फिर इवैल्यूएट किया जाता है हर एक ऑप्शन को हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के थ्रू उसको चेक करते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा, और जो सबसे सही होता है उसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम करते हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद टाइम टू टाइम हम उस प्लान को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। सो ये थी हमारी पूरी प्लानिंग प्रोसेस, एंड आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से प्लानिंग प्रोसेस समझ भी आ गई होगी, और आपको बहुत अच्छे से ये पूरे पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड में फिट हो गए होंगे। ठीक है, रही बात कि मैम इसको हम याद कैसे रखेंगे, कुछ निमोनिक बता दो। सो बच्चे निमोनिक है शंभू का एस। अब थोड़ी सी एक दुख भरी खबर है, शंभू डाइज in February। पर कुछ सालों बाद शंभू की डेथ हो जाती है in February। ठीक है, तो यहां पर ये जो S dies IF, तो ये आप निमोनिक यूज कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आप यहाँ पर एक सेंटेंस भी बना दिया है। थोड़ा दुख भरा सेंटेंस है, बट ठीक है, याद रखने के लिए क्या ही प्रॉब्लम है। जो हमारे कहानी का किरदार था उसी ने हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करा दी है। ठीक है बच्चे, सो आज हमने पढ़ी पूरी प्लानिंग प्रोसेस। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके लास्ट टॉपिक के साथ, और करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।